बच्चों और आप सभी लोग कैसे हो। आज आपका फिर एक बार हमारे YouTube चैनल जीएसटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं जीएसटी गुरु आज आपको केमिस्ट्री का जो हमने नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था उसके आगे आज पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस पे डिपेंड होती है, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करती है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, एक जब हम लोग धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं या क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज या सख्यता श्रेणी कहते हैं। तो सख्यता श्रेणी में पहले धातु कौन सी आती है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, H और कॉपर। ओके, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि K4 पोटेशियम, Na4 सोडियम, Ba4 बेरियम, ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विस्थापन अभिक्रिया का नाम ही क्लियर हो रहा है विस्थापन। जब कोई भी धातु किसी अन्य धातु के लवण के विलयन से उस धातु को विस्थापित कर देती है उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बाय द वे, जैसे मान लो मैंने ले लिया किसी धातु का कोई लवण ले लिया, मतलब जिंक सल्फेट ले लिया, और इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, कैल्शियम से करा, मैग्नीशियम से करा रहा हूँ। किससे करा रहा हूँ, मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम आप सख्यता श्रेणी में देखोगे कि जिंक का जो लवण लिया गया है, जिंक का जो सार लिया गया है, वो मैग्नीशियम से जिंक धातु मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है। तो आप इस सख्यता श्रेणी देखोगे तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु जो है वो जिंक धातु से अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील होने के कारण ये क्या करेगी, जिंक के लवण से जिंक धातु को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और आपका बन जाएगा MgSO4 प्लस जिंक। इसी तरह मैं एक रिएक्शन और आपको ले लूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ क्या, FeSO4 आयरन सल्फेट ले लेता हूँ, और इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, जिंक से। किससे करा रहा हूँ, जिंक से। तो क्या होगा, जिंक सख्यता श्रेणी में क्या है, आयरन से ऊपर है। ऊपर होने के कारण क्या है, आयरन से ज्यादा क्रियाशील होगा, और आयरन से ज्यादा क्रियाशील है तो क्या करेगा, आयरन के विलयन से या आयरन के लवण से या आयरन के सॉल्ट से जिंक आयरन को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। तो आपका बन जाएगा ZnSO4 प्लस Fe धातु अलग हो जाएगी। ओके, इसी प्रकार जैसे मैं एक रिएक्शन और ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ कैल्शियम सल्फेट, और इसकी रिएक्शन में किससे करा देता हूँ, जिंक से ही करा देते हैं। चलो अब सख्यता श्रेणी में देखोगे कि कैल्शियम जो है जिंक से ऊपर मौजूद है, और जिंक से ऊपर मौजूद है तो ये क्या होगा, अधिक क्रियाशील है। कौन, कैल्शियम। और जिंक क्या है, इसकी तुलना में कम क्रियाशील है। ये इसके लवण के विलयन से क्या करेगी, इसको विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो क्या बनेगा, ZnSO4, क्या लिखोगे, जिंक क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट से कम क्रियाशील है, तो ये इसके लवण के विलयन से इसको विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, नो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अधिक क्रियाशील धातु ही कम क्रियाशील धातु के लवण से उसको विस्थापित कर पाती है। कम क्रियाशील धातु कभी भी अधिक क्रियाशील धातु के लवण से उसको विस्थापित नहीं कर पाती है। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे आप लोग जैसे मान लो आप लोग टीवी देख रहे हो घर पे बैठ के, रिमोट लेके, कोई छोटा बच्चा आ जाए कहे भैया पोगो लगा दो, तो आप क्या अपना रिमोट दोगे, नहीं। लेकिन वही आपके पापा आ जाए तो आप तुरंत अपना रिमोट क्या करोगे, छोड़ दोगे, क्योंकि पापा जो है आपसे अधिक क्रियाशील है, इसीलिए आपको क्या कर देंगे, वहां से रिप्लेस कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के लवण से उसको विस्थापित कर देती है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जैसा कि अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। अगर
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयनों का आदान प्रदान होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसे हम लोग द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। जैसे जिसको मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूँ। Na2SO4 सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब हम लोग BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो हमारा बनता है यहाँ का BaSO4 से मिलके BaSO4 बना लेता है और यहाँ का सोडियम क्लोरीन से क्रिया करके NaCl बना लेता है। तो जैसा कि इसका मैं अगर पोस्टमार्टम करके बताऊं तो यहाँ पर जो हमारा Na2SO4 है ये हमारा Na+ और SO4 माइनस में ब्रेक होगा और यहाँ पर जो हमारा बेरियम है वो Ba++ में और क्लोरीन जो है वो Cl- में ब्रेक डाउन होगा। और आपको पता है जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो हमेशा पॉजिटिव चीज नेगेटिव के पास जाती है और नेगेटिव चीज पॉजिटिव के पास जाती है रिपल्सन के कारण, अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो दैट्स क्लियर। यहाँ पर जो हमारा सोडियम है वो किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास जाएगा और यहाँ का जो Ba++ है वो SO4 के पास जाएगा। तो इसीलिए BaSO4 से मिलके BaSO4 बना लेगा और सोडियम हमारा क्लोरीन से मिलके NaCl बना लेगा। और फॉर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Na2 2 था और क्लोरीन 2 था, इसलिए यहाँ पर राइट साइड क्या लगा दिया, हमने 2 लगा दिया, जिससे हमारा रिएक्शन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज और लिखी है, सफेद अवक्षेप। यहाँ पर BaSO4 का हमें सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, जिसको इसीलिए इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग अवक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2 NaCl। ओके, तो इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग अवक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जब ये अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर एक सफेद कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है या अवक्षेप प्राप्त होता है किसी भी प्रकार, किसी भी रंग का, इसीलिए इसे अवक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसे हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अभिक्रिया भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाम से ही क्लियर है, ऊष्माशोषी। तो ऊष्मा मतलब हीट और शोषी मतलब अवशोषित करना। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए जब हमें ऊष्मा देनी होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मैंने क्या बोला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए जिसमें हमें ऊष्मा देनी होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट एक एकल अभिकारक है। इसको रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। हीट को हम लोग ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। जब ऊष्मा देते भी हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, CaO2 प्लस CO2 में। दैट्स क्लियर। तो आपको पता चल गया होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए हमें क्या देना होता है, ऊष्मा देनी होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा, जब इसको कैल्शियम कार्बोनेट को जब लोग ऊष्मा या हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, इसीलिए इसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसको ब्रेक होने के लिए हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ी, इसीलिए इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे क्या पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अब हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसा कि हमने ऊष्माशोषी में आपको बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पर लिखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी में लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा प्लस क्षेपी, क्षेपी मतलब होता है अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के बाद अगर हमें ऊष्मा प्राप्त हो,
मतलब कोई भी रिएक्शन अगर हम कराते हैं और रिएक्शन के फलस्वरूप हमें क्या प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी प्राप्त हो जाए, ऊर्जा भी प्राप्त हो जाए, हीट भी प्राप्त हो जाए, उसे उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं का, जैसे हम लोग C6H12O6 से लिए जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज जब हमारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर प्लस एनर्जी हमें मिलती है। जैसा कि आप लोग सभी लगता है, जैसे किसी को चक्कर आने लगता है गर्मियों में या पानी की कमी आ जाती है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारी बॉडी में क्या करता है, ग्लूकोज चढ़ा देता है, और वो ग्लूकोज चढ़ाता है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस रहती है, ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में उपस्थित रहती है, उस ग्लूकोज में ऑक्सीजन क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग श्वसन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं और जल और एनर्जी मिल जाती है, और आदमी तुरंत क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, एक्टिव मोड पे आ जाता है, और उसकी बॉडी में अगर पानी की कमी होती है तो पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। लेकिन मैं आपको आज एक बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ग्लूकोज से ज़्यादा हमें एनर्जी किससे मिलती है, घी, फैटी चीज़ों से मिलती है, मतलब बसीय पदार्थों से मिलती है। जैसे कि आपका उदाहरण के तौर पर मैं बोल सकता हूँ घी, हमें ग्लूकोज से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है किसमें, घी खाने से। लेकिन घी की जो रासायनिक अभिक्रिया करने की जो दर होती है वो बहुत स्लो होती है। मतलब समझ रहे हो ना कि अभिक्रिया अगर मतलब एक कटोरी घी अगर हमने पी लिया और एक कटोरी घी पीने के बाद हमें ग्लूकोज से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन क्या होगा कि वो अभिक्रिया करने के बाद कब हमें एनर्जी दे, तब तक हम हो सकता है कहीं हो जाए। लेकिन ग्लूकोज से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बहुत हाई लेवल का होता है, बहुत स्पीड में चलता है। लेकिन जो घी का रेट ऑफ रिएक्शन होता है उससे हमें एनर्जी बहुत ही लो मात्रा में मिलती है। तभी तो अगर हम रोज 2 रोटी खा के निकले और बोले अब एनर्जी आ गई और लड़ लो कोई हमसे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम महीने 2 महीने 3 महीने घी की लगी रोटी खाएंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी दिखेगी। ओके, दैट्स क्लियर। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, उष्मा शोषी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, दैट्स क्लियर। अभी हमने पहले पढ़ा कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ने जा रहे हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है अपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना हमारा क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। शुद्ध भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का लतियाना आपका क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहता है। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा H2 + Cl2 gives 2HCl, मतलब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से जुड़ रही है और आपका 2HCl बना रही है, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से जुड़कर 2HCl बना रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब अपचयन अभिक्रिया के बाद हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया या कुछ किताबों में हम लोग रेफरेंस किताबें जो आती है इसमें हम लोग आक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है, दैट्स क्लियर। जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग आक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया बिल्कुल अपचयन अभिक्रिया की क्या होती है, अपोजिट होती है, मतलब विपरीत होती है, प्रतिलोम होती है, ऐसा बोल सकते हो। जैसा कि आपने पढ़ा अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का हटना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। वैसे ही सेम यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का लतियाना बोल सकते हो, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जिसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमने ले लिया कार्बन और C+O2 गिव्स आपका बनता है CO2। कार्बन का जब हम लोग दहन करते हैं, दहन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ कार्बन। जब कार्बन को हम लोग जलाते हैं
तो हमारा क्या बनता है C+O2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, C+O2 गिव्स CO2 बनता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि कार्बन क्या है आपका ऑक्सीजन से जुड़कर CO2 बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसीलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो किसी भी धातु का जब हम दहन करते हैं, दहन मतलब होता है बर्निंग ऑफ एनी मेटल्स करते हैं, किसी भी धातु को जब हम जलाते हैं तो उसके ऊपर उसकी धातु की परत जल जाती है, धातु ऑक्साइड की परत जल जाती है। जैसा कि हमने मान ले लिया मैग्नीशियम ले लिया और इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन जब कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। या ऑक्सीकरण जैसे आपने आयरन का पढ़ा होगा, जंग लगना, वो भी हमारा किसमें आता है, ऑक्सीकरण क्रिया में आता है। और इनका संलयन रूप जो एक कॉमन रूप हम लोग पढ़ते हैं उसको अब चेन समझ में आया, उपचयन समझ में आया। उपचयन मतलब क्या होता है, जहां पर किसी भी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण क्रिया कहलाता है। इसके बाद हम लोग इसका कंबाइन रूप पढ़ते हैं जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, दोनों का कंबाइन रूप होता है। इसका रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स शॉर्ट फॉर्म में हम लोग रिडॉक्स बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं उपोचयन क्रिया। क्या बोलते हैं, उपोचयन क्रिया। तो रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन क्रिया। तो आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके आगे हम लोग, जैसा कि आप लोग बेसिक पढ़े होंगे कि गांव के हम लोग बिलोंग करते हैं, तो गांव में क्या होता है कि कपूर और लवंग को एक साथ रखा जाता है। कि कपूर और लवंग को एक साथ रखने का यही रीजन होता है कि उनमें क्या पाया जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन पाया जाता है। क्योंकि कपूर क्या होता है, हमें ऑक्सीजन देता है, और लवंग क्या होता है, हमें क्या देता है भाई, हाइड्रोजन देता है। तो दोनों को जब हम लोग एक साथ रखते हैं तो वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसके कारण हमारा कपूर और लवंग की क्वांटिटी में कभी भी कमी नहीं आती है। लेकिन अगर आप सिर्फ कपूर को एक अकेली जगह पर रख देते हैं तो कपूर की क्वांटिटी में कमी आ जाती है। कपूर की क्वांटिटी में कमी आने का रीजन क्या होता है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, जिससे ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर निकलती है। दैट्स क्लियर। कुछ लोग अमरनाथ केदारनाथ की यात्रा पे भी जाते हैं तो अपने साथ कपूर ले जाते हैं, जिससे उनको ऑक्सीजन मिलती रहे, ऑक्सीजन लेने के लिए, जिससे उनकी सेहत को दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, संचालन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाई स्कूल क्लास के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।